हेलो, गुड इवनिंग ऑल। सभी बच्चे आ गए हैं। गुड इवनिंग। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा अपन रिकैप करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं था, तो हम जल्दी से उसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक अपन ने ना हेल्थ के बारे में पढ़ा था कि हेल्थ क्या होती है। तो इसके बारे में हमने 3 डायमेंशन पढ़े थे। कौन कौन से 3 डायमेंशन थे हेल्थ के? कौन बताएगा? 3 हेल्थ के डायमेंशन। क्वेश्चन बन सकता है ना इसके ऊपर। 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। कौन बताएगा? डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या क्या होते हैं हमारे पास में? फिजिकल, किसी ने बताया नहीं। फिजिकल, मेंटल, यस। तीसरा क्या होगा? ऐसे क्या होगा? तीसरा डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या कहलाएगा, जिससे एक व्यक्ति जो होता है कंप्लीट हेल्दी स्टेट में रह सकता है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और एक कौन सी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है? बताओ। सोशल हेल्थ। कौन सी हेल्थ? सोशल हेल्थ। अच्छा, इसको है ना सोशल हेल्थ ही रखना। कई बार है ना स्पिरिचुअल से आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि क्या डिफरेंशिएशन है स्पिरिचुअल। 3 अगर डायमेंशन पूछेंगे तो आप सोशल की जगह स्पिरिचुअल मत डाल देना वहां पे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वायर्ड। एक्वायर्ड डिजीज जो है उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? एक्वायर्ड डिजीज क्या कहलाती है? एक्वायर्ड स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कोई भी डिजीज अगर हमको सोसाइटी में आने के बाद में मिल रही है, देखो, तो वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। थोड़ा सा बताओ। स्पेसिफिक। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि वो हमें तब मिली है जब हमको क्या हुआ, कोई डिजीज हुई है। तो इसको एक्वायर्ड डिजीज बोलेंगे या स्पेसिफिक बोलेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी में क्या बनेगी? स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी उस स्पेसिफिक डिजीज के लिए। समझ में आया यहाँ पे? तो लास्ट अपन ने जो पढ़ा है वो जनरल इंट्रोडक्शन था कल, ठीक है। और उसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, हेल्थ के डायमेंशन कितने हैं, डिजीजेस कितनी है, एक्वायर्ड है और कंजेनाइटल है, ठीक है। कंजेनाइटल्स में क्या क्या आती है उसके बाद में अपन देखते हैं कि कंजेनाइटल में कितनी आती है, इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी होती है, कॉन्टाजियस डिजीज कौन सी होती है, नॉन कॉन्टाजियस डिजीज कौन सी होती है। इसके बारे में अपन ने बहुत ही थोड़ा इंट्रोडक्शन कल दिया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। डिजीज अपन ने कल पढ़ी ली थी, सभी को पता है, हम सबको पता है कि डिजीज क्या है। अगर हम हेल्दी और डिस्कम्फर्ट फील, हम हेल्दी नहीं है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? डिजीज पर्सन कहलाएंगे। कहलाएंगे नहीं? कभी आपको कॉमन कोल्ड तो सभी को होता है। तो कॉमन कोल्ड क्या है? एक तरीके से हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है ना अपन को। तो इसमें से ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक चीज मैं आज है ना क्लास स्टार्ट होने से पहले एक फंडामेंटल तरीका बताती हूँ कि कैसे अपन को कोई चीज भी होती है उसको याद रखना है। कोई भी कंटेंट आप पढ़ते हो, है ना, उस कंटेंट में आप देखो कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। आप जब खुद से क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपको आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? यस, यस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? होपफुली सबको समझ में आएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको हर एक लाइन को एक क्वेश्चन की तरह देखना है और इसी तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। दूसरी बात, एक और पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। कभी भी जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है,
हो सकता है कि कुछ कम एंड कुछ ज्यादा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको एक हिट हमेशा ब्रेन में मिलेगा, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं इमीडिएटली आफ्टर क्लास आप देखिए कि इस टॉपिक पढ़ा, रीडिंग किया, रिवाइज। देखो आप हमेशा जब भी क्लास में आते हो, एटलीस्ट मेरी क्लास में जब भी आप आ रहे हो, एटलीस्ट आप अपने चैप्टर को जो मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ाया है उसको कम से कम भी रिवाइज कर लो, और साथ ही साथ में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा कि आप कम से कम भी एक ही टॉपिक को दिन में 3 बार पढ़ेंगे, एक जब मैं पढ़ा रही हूँ, दूसरा जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, या फिर आफ्टर टॉपिक जब मैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस को रिवाइज कर रही हूँ, और तीसरा तब जब आप खुद पढ़ रहे हो। तो मेरे ख्याल से आप अगर किसी भी टॉपिक को दिन में 3 बार पढ़ रहे हो ना बच्चा, तो बहुत आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे। फिर आपको क्या होगा, एक स्ट्रेस लेवल नहीं आएगा, और आप थोड़े से अच्छे से कंटेंट को क्रिएट कर पाओगे। ओके, यहाँ तक फाइन है सर? यस, ओके, गुड गर्ल। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीजेस हमने कल बताई दी थी कि कितनी डिजीज होती है, तो मैं उसको वापस रिवाइज नहीं करा रही हूँ। इट्स लाइक ए मोटा मोटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू पीपल। ओके, बट आज आप थोड़ा सा कॉन्शियसली बैठेगा, और हर एक चीज को ध्यान से देख के अपने दिमाग में क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाना। ठीक है, भले आप कहोगे तो मैं हर एक टॉपिक के बाद में 1 मिनट दूंगी आपको, लेकिन आपको उसमें से देखना है कि ये क्वेश्चन बन सकता है मैम, और आप मुझे पता है यहाँ पे लिख के बताना कि मैडम इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके विद मी? ओके, यस, सभी लोग ओके हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार है? डबल इंटरेक्शन बच्चों, हाँ, हमें रटन विद्या तो करनी नहीं है ना? समझ में आया? पास भी होना है, जॉब भी लगनी है, करेक्ट? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज इन्फेक्शियस डिजीज से। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक, हाँ, उससे पहले अपन इन्फेक्शियस डिजीज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, उसके पहले हम एक चीज देखेंगे कि हम कैटेगराइज कर देते हैं किसी भी डिजीज को, हम क्या है ना, कैटेगराइज कर देंगे, तो हम उसको आगे जो है वो जल्दी से एक्सप्लेन करने में हमारे लिए इजी होगा, और जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास में आंसर फिक्स होगा। इस स्लाइड को गौर से देखना, इसमें आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है? वो क्वेश्चंस मुझे अभी आप लोग बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बना सकती हूँ मैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने वाले डिजीज को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं डिजीज, जैसे वायरल। वायरल डिजीजेस कौन सी डिजीज होती है? ऐसी डिजीज जो वायरस से कॉज होती है। तो उनमें क्या क्या है? कॉमन कोल्ड, पोलियो, मीजल्स, स्वाइन फ्लू, सार्स, चिकनगुनिया, इबोला, रेबिज। फिर होती है बैक्टीरिया से, टाइफॉइड, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस। उसके अलावा होती है प्रोटोजोआ से, ठीक है? प्रोटोजोआ की अगर अपन बात करें उसमें कौन कौन से आते हैं? मलेरिया, एमोबाइसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार। फंगाई से कौन कौन सी होती है? रिंगवॉर्म, टीनिया पेडिस। हेलमिंथिस से कौन कौन सी होती है? एस्केरिसिस, फाइलेरिसिस, हुकवर्म डिजीज। ओके, तो यहाँ आपने एक लिस्ट देखी है। मेरे को एक क्वेश्चन बता दो इसमें से, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, या आपसे एग्जामिनर पूछना चाहेगा, तो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, बताओ? ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कोई 4 डिजीज दे दी है ना, और उसमें से आपसे ये पूछ लिया गया कि इसमें से एक डिजीज ऐसी बताओ जो कि वायरस से कॉज होती है, जिसमें 3 अलग कैटेगरी की होगी, और एक जो होगी वो वायरस से उठा करके दे देगी, तो आपके पास में क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड, यस। तो देखो मेरे साथ में आप टू वे इंटरेक्शन करोगे तो पढ़ने में मजा आएगा, और साथ ही साथ में आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि चलो मुझे चीजें याद है, यानी कि आप लोगों को किसी भी तरीके से खुद को प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है, अभी आप लोग इस चीज को और भी अच्छे से इंटरेस्टिंगली देखोगे, तो इस तरीके से हम अगर इस कैटेगरी को देखेंगे तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी डिजीज जो होती है वो कौन से पॉजिटिव एजेंट से कॉज की गई है। तो ऐसे करके हम ऐसे में मल्टीपल क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है एग्जाम के अंदर
कि हमको मैच करना होता है, तो उस केस में भी हमको लिस्ट पता है या हमको पता है कि वो कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया किस वायरस से हुई है, तो हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। करेक्ट, यहाँ तक सही है? ओके। तो माइंड को एकदम स्ट्रेसफुल नहीं रखना है जब भी अपन को पढ़ना है, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग, और उसके साथ में अपन पूरी स्टडी स्मूथली करेंगे। ओके बच्चा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि हमने स्टार्ट ही कर दी है, चलो बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है? अब मैं आपको वन बाय वन जो है वो बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरस से पॉजिटिव एजेंट जो होंगे वो वाली बीमारियां या इन्फेक्शन, फिर उसके बाद में जैसा मैंने बोला प्रोटोजोआ, उसके बाद मैंने बोला हेलमिंथ्स, उसके बाद मैंने बोला फंगस, तो मैं एक 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 को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। जब मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होने चाहिए, ठीक है? और वो मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट होने चाहिए, मुझे भी लगना चाहिए कि यू पीपल आर रेडी टू स्टडी। ओके, डन। अभी अपन सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड। अब टाइफाइड में हम देखें, कुछ नहीं याद करना, हमको समझना है किसी भी बीमारी का सबसे पहले। चलो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताती हूँ, कुछ 5 से 6 स्टेप होती है जो हमें हर डिजीज में पढ़नी है। पहला क्या है, कोई भी बीमारी इन्फेक्शियस है तो वो किसके कारण हुई है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया से हुई है? तो पहला तो कारण बताओ, आंदोलन करेंगे। फिर उसके बाद में होता है इंक्यूबेशन पीरियड, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से भी आ ही जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, अच्छा चलो ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कई बार हमको ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया, है ना, उस दिन से, उस 0 डे से जब हमें पहला साइन एंड सिम्टम हमारी बॉडी पे नजर आता है, कब से? जब वो बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया ने क्या किया, एंट्री मारी आपकी बॉडी में, ठीक है? एंट्री एंट्री मारी अपनी आपकी बॉडी में, वहां से आपका जो फर्स्ट साइन आया है जो आपकी बॉडी में, उसे हम उस पूरे ड्यूरेशन को, यहाँ से एंट्री से लेकर के ये पहला जो साइन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। समझ में आया इंक्यूबेशन पीरियड? इसको इस तरीके से देखना भाई, एंट्री से लेकर के पहला पहला जब साइन आएगा उस तक में जो ड्यूरेशन बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक बैक्टीरिया जाएगा और पूरा का पूरा आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपको बीमार कर देगा। उसे वहां जाना पड़ेगा, उसको वहां पे अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसको वहां पे आपको क्या करना, उसको सेल डिवीजन भी करना पड़ेगा, अपनी कॉलोनी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में ही वो आपकी बॉडी में क्या कर पाएगा, सिम्टम कोज कर पाएगा। तो वो पूरी प्रोसेस जितने भी समय की होती है वो हर एक बैक्टीरिया की अलग अलग होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो आप आंसर दे पाओगे यहाँ पे? यस, क्लियर है? इंक्यूबेशन पीरियड एक छोटी सी फॉर्म है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको बस आपको वैसे ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आगे इसका शब्दों का मल्टीपल डिजीजेस में यूज करने वाली हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी। तो मुझे जब मैं लास्ट में पूछूं तो मुझे आपके पास में आंसर होना चाहिए। करेक्ट? यस, ठीक है। अब अपन देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड सबसे पहले क्या देखना है, टाइफाइड एक क्या है, कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या डिजीज है ये? बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है। किससे हो रही है ये? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। किससे हो रही है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। क्वेश्चन है यहाँ पे, है या नहीं है? है या नहीं है साल्मोनेला टाइफी? कोई पूछ ले आपको टाइफाइड किससे हो रहा है, तो आपके पास में क्वेश्चन बन गया ना कि साल्मोनेला टाइफी। ओके, अभी मेरे को बताओ इन्फेक्टेड ऑर्गन। ये इंक्यूबेशन के बाद में इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो उस बैक्टीरिया का पहला घर है और उसको टारगेट करता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर एक बैक्टीरिया पूरी बॉडी में जाकर के अपने अपने टारगेट ढूंढेगा, नहीं, उसको पता है मेरा टारगेट कहाँ है और मैं वहीं चला जाता हूँ, ठीक है? तो उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करता, जैसे हम लोग होते हैं ना कि हमें टारगेट पे फोकस करना है, इधर उधर से हमको नहीं थ्योरी से निकल करके जाना है, ठीक है? हमारा टारगेट क्या है, कोई एग्जाम जिसको हमें क्या करना है, फाइट करना है और उसको पास करना है। तो हर एक बैक्टीरिया को अपना एक टारगेट ऑर्गन पता होता है, ठीक है? तो टाइफाइड का अगर अपन टारगेट ऑर्गन बात करें तो वो कहाँ से है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है?
कहाँ जाएगा वो सबसे पहले? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद में वो कहाँ पे जाएगा? वहां पे जाएगा, सेल डिवीजन करेगा, और उसके बाद में वो कंप्लीट ब्लड में स्प्रेड हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर मैं बोलूं यहाँ क्वेश्चन बनाओगे क्या? क्वेश्चन बनाओगे क्या टाइफॉइड का टारगेट ऑर्गन? यस। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखो बहुत अच्छी बात है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और अफेक्टेड ऑर्गन आसपास ही घूमते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किस तरीके से, किस रास्ते से कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस सकता है या घुसेगा, उसका एंट्री पॉइंट क्या होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर? यहां तक क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें समझ में आ रहा है। जैसे आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्कूल तक आने का क्या है? किसी का किस रास्ते से जा रहा है, किसी का किस रास्ते से। आप सब क्या हो, एक एक बैक्टीरिया हो, सबके रास्ते अलग अलग है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। करेक्ट? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस एंट्री का यूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेशन फूड, कंटामिनेटेड वाटर। अच्छा, यहाँ देखो बहुत अच्छी बात है, मैंने एक कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मतलब ऐसा खाना खाया जिसमें टाइफॉइड बैक्टीरिया था। अब मैंने खाना खाया, ठीक है, और खाना खाने के साथ वो मैंने या फिर पानी पिया, तो वो कहाँ चला गया? मेरी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में चला गया तो मेरा अटैक पार्ट कौन सा हो गया? इंटेस्टाइन। क्वेश्चन मैच हो जाएंगे ना? समझ में आया? तो खाना पीना मेरा दूषित था, और वो कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। उसका टारगेट कहाँ बना लिया उसने? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा होगा। करेक्ट? ये क्वेश्चन है कि टाइफॉइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? आंसर है अभी आपके पास में? यस। ठीक है। अब सिम्टम, अच्छा एक चीज, सिम्टम्स के साथ साथ मैं एक चीज और बताती हूँ। टाइफॉइड को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं एंट्रिक फीवर। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है, एंट्रिक फीवर क्यों कह दिया इसको, ठीक है, लेकिन वो मैं समझाऊंगी इन सारी चीजों को समझाने के बाद में। क्लियर? तो चलो फिर अब आते हैं सिम्टम्स पे। उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ हो, अगर आपने इंटेस्टाइन का नाम दूसरी तरीके से भी पढ़ा हो कि एक और चीज क्या बोलते हैं जीआईटी ट्रैक्ट को, तो आपको उसका आंसर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी करो नहीं, मैं हूं। ओके, देन उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके सिम्टम। आप लोगों ने आसपास में टाइफॉइड तो देखा ही होगा, है ना? नहीं भी देखा होगा तो सुना होगा कि फलाने को टाइफॉइड हो गया, उसको आती है भैया हाई ग्रेड फीवर आती है, ठीक है। देखो हाई ग्रेड फीवर कितनी हो सकती है, ये एक क्वेश्चन है। यस, कितना आता है उसको फीवर? 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस उसको बुखार आता है। कितना बुखार आ जाएगा? 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है इसको, इस टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये हमारा उसको फीवर है। नेक्स्ट, अच्छा बुखार आता है, एनर्जी यूज होती है, तो वीकनेस तो हर एक बीमारी में आती है। अच्छा स्टोमक पेन भी होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन जीआईटी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो स्टमक पेन भी होगा, है ना। फिर उसके बाद में आता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी होगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट, हेडेक। आप ये तो बहुत अच्छा सिम्टम होता है यार, हर चीज में हेडेक हो ही जाता है ना। हमको नहीं समझ में आ रहा है तब भी हमको हेडेक हो जाता है, मैडम पढ़ा रही है हमको नहीं समझ में आ रहा है, हेडेक हो गया, ठीक है। तो ये तो एक कॉमन सिम्टम। अच्छा लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाएगा। अब आप सोचो, आपको हो रही है क्या? कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। वो बुखार, बुखार में तो वैसे भी किसी को खाने का मन नहीं करता, लेकिन साथ साथ में आपको सुपर इम्पोस्ट क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, पेट आपका फुल फुल नजर आ रहा है, तो आपको भूख लगेगी क्या? एपेटाइट मीन्स क्या होता है? भूख, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, ठीक है, तो आपको भूख नहीं लगेगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, हाँ अगर इसकी सीवियरिटी, अगर इसको टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में क्या करेगा? ग्रोथ करता जाएगा, करता ही जाएगा, संख्या बढ़ाता जाएगा, बस्ट कर देगा। तो इंटेस्टाइन परफोरेटेड भी हो जाएगी। परफोरेशन मतलब छेद हो जाना इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है।
तो परफोरेशन हो जाएगा। और अगर परफोरेशन हुआ, अगर इंटेस्टाइन फट गई तो डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपन सुनते हैं कि टाइफाइड तो कोई मरता नहीं है। नहीं, टाइफाइड से भी अगर सीवियर केस हो जाए तो व्यक्ति क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है ना, इन केस ऑफ सिवियरिटी और अनट्रीटेड टाइफाइड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट होता है टेस्ट। डायग्नोसिस कैसे करोगे? एक पेशेंट आया, बोला फीवर है मुझे, है ना, और मुझे हेडेक भी हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है, पर ये तो सिम्टम है, चलो ठीक है, ये तो बहुत सारी बीमारियों में भी हो सकता है, टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो हम सिम्टम के आधार पे क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? विडाल। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता है क्या? अब इस वाले में तो देखो मैंने खुद नहीं बता दी कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट वाले में आप ही डिसाइड करोगे कि ये मेरा एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? विडाल टेस्ट, वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा और बहुत क्लासिकल टेस्ट होता है विडाल के लिए। तो मैं अगर पूछूं आज से 5 दिन बाद में, जब मैं आपको कुछ और चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मैं बीच में बोलूं यार वो टाइफाइड का टेस्ट कौन सा था क्लासिकल, तो बता पाओगे सबके सब? आंखें बंद करके बता पाओगे ना? यस, वेरी गुड। तो विडाल टेस्ट। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड, यार देखो बता दिया मैंने इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। अब अपन को इसको ध्यान रखना है कि कितना इंक्यूबेशन, यानी कि एक बैक्टीरिया को सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। टाइफाइड बैक्टीरिया को लगता है 1 से 3 वीक, यानी कि मैं ये कहूंगी 7 से 21 दिन भी आ गया अगर आंसर के अंदर ऑप्शन में, तो मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे वीक को डेज में कन्वर्ट करना है। करेक्ट? यस, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? मैं कन्वर्ट करना जानती हूँ ना। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो 3 वीक में कितने हो गए? 21। देखो अच्छे बच्चे ना ये जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ हो गया। अच्छा चलो ठीक है, मैंने एक बात करी से, इसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। एंट्रिक फीवर क्यों बोलते हैं बताओ? बताओ मुझे, जीआईटी का जल्दी जल्दी बताओ। एंट्रिक, जीआईटी का दूसरा नाम? नहीं, चलो ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन को एक और बोलते हैं एंट्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि वो किसमें एंटर कर रहा है बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में। टारगेटेड पार्ट कौन सा है उसका? इंटेस्टाइन, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? एंट्रिक फीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आपको आ गया क्वेश्चन टाइफाइड ना करके कि एंट्रिक फीवर का पॉजिटिव एजेंट का नाम बता दो, तो आई थिंक अब आप आंसर देने के लिए रेडी हो। करेक्ट? एंट्रिक फीवर का, अच्छा एंट्री फीवर का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है बताना मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। एंट्रिक फीवर का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? एंट्रिक फीवर का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? अरे वाह, किसी को नहीं आ रहा। वेरी गुड, विडाल टेस्ट। तो कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ सब कुछ ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर ऐसा नहीं कि दिमाग से क्लियर हो गया, दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है अपन को निमोनिया। निमोनिया या निमोनिया सुना ही होगा आपने। निमोनिया क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों को हो ही जाता है, खास करके छोटे बच्चों में, 5 साल से छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है निमोनिया। पॉजिटिव एजेंट देखेंगे अपन, तो इसके 2 पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बोलते हैं ना अपन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हुआ या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से हुआ। यहाँ अपन को याद रखना है, पैथोजन के नाम से आया तब भी, पॉजिटिव एजेंट के नाम से आया तब भी, और कॉज ऑफ डिजीज के नाम से आया तब भी हमको क्या आंसर करना है? अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है तो ये, और या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ऑप्शन में है तो ये। और अगर दोनों, जैसे दोनों कोई देता नहीं है क्योंकि उनको भी पता है कि दोनों ही क्या होते हैं, निमोनिया के कारण होते हैं या निमोनिया के कारण होते हैं। तो पॉजिटिव एजेंट क्लियर है? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन बन सकता है पॉजिटिव एजेंट्स पे, इंक्यूबेशन पीरियड्स में। बेटा जो भी हम यहाँ देख रहे हैं ना, एक एक लाइन आपकी क्वेश्चन में आती है ना, तो अपन को उसी तरीके से प्रिपेयर रखना है अपने ब्रेन को। करेक्ट? ओके। नेक्स्ट, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्वेश्चन आप लोग बताओगे मुझे, मैं आपको ये पूरा खत्म करने के बाद में 1 मिनट दूंगी, सिर्फ 1 मिनट में जितने लोग हैं एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है ऑर्गन। टारगेटेड ऑर्गन कौन सा है? देखो इसका टारगेटेड ऑर्गन होता है एल्वेलाई। एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, जो लंग्स की बेसिक सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एल्वेलाई।
तो ये कहाँ जाके लॉज हो जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक से, जैसे आपने ड्रॉपलेट्स होता है ना, किसी ने खांसी, किसी ने स्नीज किया, ठीक है, तो कफिंग की, तो वो कहाँ से पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके कहाँ लॉज होगा? एल्वेलाई पे। देखो बच्चों क्वेश्चन बन रहा है, तो एल्वेलाई जो होती है फिर वहां पे क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करेगा, नंबर बढ़ाएगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, अपनी कम्युनिटी तैयार करेगा, और कुछ तो टॉक्सिन भी सीक्रेट करेगा, और इस तरीके से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? स्वेलिंग आएगी, वहां पे क्या होगा? पानी भर जाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं लंग्स में कि पानी भर गया निमोनिया के अंदर। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। फिर उसके बाद में अफेक्टेड ऑर्गन एल्वेलाई। फिर से देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसा मैंने अभी बताया, चलो पीछे मत देखो, अभी मैंने ना थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जल्दी से आंसर करो क्या होगा? खुद ही के अंदर एक क्लिक करो कि अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था कि वो एल्वेलाई में जा रहा है, पर कैसे जा रहा है? कैसे जाएगा? जल्दी बताओ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पीछे से देखोगे तो नहीं मजा आएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं, किसी का आंसर नहीं आया, वेरी बैड वेरी बैड। ठीक है, तो कुछ ड्रॉपलेट जैसा नाम लिया था यार मैंने, है ना? कफिंग करी, किसी ने स्नीजिंग करी, खांसी करोगे तो वो जो ड्रॉपलेट निकलेंगे वही तो सांस के द्वारा लंग्स में जाएंगे ना बेटा, इसमें इतना सोचना नहीं है। डिजीज को समझो, जगह को समझो, है ना? ऐसे तो परेशान हो जाओगे, है ना? तो ड्रॉपलेट से रिलीज होगा, ठीक है। अच्छा, ड्रॉपलेट भी है। अब मैंने खांस दिया, ठीक है, मेरे मोबाइल पे ड्रॉपलेट जम गए। अब आप आए स्वस्थ व्यक्ति, उठाया, उसको हाथ लगाया, यूज लिया, फिर उन्हीं हाथों को ऐसे कर लिया, ठीक है, नाक पे लगा लिया, फेस पे लगा लिया, तो क्या हो जाएगा? वो एरोसोल्स जो है वो आपकी लंग्स में चले जाएंगे, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया से। तो वो कहाँ जाएंगे फिर? ड्रॉपलेट्स और एरोसोल कहाँ जाएंगे? आपकी एल्वेलाई के अंदर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? ड्रॉपलेट और एरोसोल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर आप उसके चश्मा, ठीक है, आ यार तेरा वाला चश्मा वाला ब्लैक चश्मा मुझे दे दो, पता चले उसको हो रहा है निमोनिया, है। या फिर हो सकता है कि आज तो बैक्टीरिया की एंट्री हुई थी, अंदर उसका सेल डिवीजन हो रहा है, आज तो उसका सिम्टम नहीं आ रहा, आपको लग रहा है सब स्वस्थ व्यक्ति है, आपने उठा लिया उसका चश्मा, उठा लिया उसका मोबाइल, उठा लिया, ये हो गया है, उसके साथ बैठ करके भोजन प्रसादी भी कर सकते हो आप, अगर आपको निमोनिया लेना है तो, ठीक है। तो ये है हमारे तरीके जिससे वो क्या होगा? हमारी बॉडी में एंटर मार लेगा। ओके, सिम्टम। सिम्टम क्या होगा? कोई भी चीज इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्टेड होंगे आप तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो फीवर होगा, बुखार चीज के साथ। अच्छा ये है, कफिंग होगी, यस, हम यही ये है ना कि ड्रॉपलेट्स और एयर्स, और वो कब होगा? या तो आप कफ करोगे या फिर स्नीजिंग करोगे। हेडेक तो मैंने कहा था, अभी भी हो रहा होगा आप में से एक आध को हेडेक हो रहा है, अरे यार कहाँ बैठ गए अपन, तो ये हेडेक, जब कोई चीज समझ नहीं आती हमारे शरीर को तो वो हेडेक के रूप में बाहर आ जाती है, करेक्ट? यस, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर सीवियर केसेस होते हैं ना बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो आपकी पेरिफेरल एरिया होता है, आपकी स्किन हो गई या फिर नेल हो गया, उसका क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। अब यहाँ मुझे कारण बताओ, ये कारण मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। कोई भी चीज हमारे, हमारा शरीर नीला कब पड़ता है बेटा? जल्दी बताओ, कोई एक फास्ट, स्मार्टली, हमारा शरीर नीला कब पड़ता है? कोई नहीं बता रहा, यो बच्चों। टॉक्सिन। नेक्स्ट। और नीला क्यों पड़ेगा हमारा शरीर? जल्दी जल्दी बताओ, टारगेट ऑर्गन कौन सा है उसका? बैक्टीरिया का टारगेट ऑर्गन कौन सा है? जल्दी बताओ। लंग्स नहीं है? अच्छा, लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना नहीं होता? और ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला लंग्स अगर काम करना बंद कर दे तो CO2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हमारे शरीर के अंदर? CO2 बाहर नहीं निकलेगा ना, ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हुई, CO2 बढ़ा, तो बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा व्यक्ति।
हम देखते हैं ना कि किसी का दम घुट रहा होता है, सांस नहीं ले पा रहा होता, तो वो क्या पड़ता है, नीला पड़ जाता है। समझ में आई बात? तो ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से क्या हो गया, अंत में वो ब्लू, धीरे धीरे उसके क्या होते हैं, हाथ पैर ब्लू होने लग जाते हैं, अगर वो सीवियर कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसको टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। करेक्ट? तो ये ब्लू डिस्कलरेशन होता है। चलो ठीक है, इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 से 3 दिन। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 1 से 3 दिन। 3 दिन में भैया इतना फास्ट है, आज एंट्री परसों आपके सिम्टम स्टार्ट निमोनिया के, तो कितना फास्टेस्ट है। इसे तो क्या करना चाहिए, 5G की स्पीड में ले लेना चाहिए। ओके, इतना फास्टेस्ट कोई हो सकता है क्या? मेरे को तीसरे दिन अगर मैं बोलूँ तो आपको सारी लर्निंग याद रहेगी, आप तो निमोनिया से पीछे रह जाओगे फिर तो। करेक्ट? तो आपको निमोनिया से आगे बढ़ना है, आपको सेम डे ही क्या करना है, चीजों को याद कर लेना है। ठीक है, बर्डन नहीं आएगा अदरवाइज। जब अपन पेंडिंग पे छोड़ते हैं ना रिवीजन, तो हमेशा बर्डन में रहते हैं। डे टू डे अगर आप 3 बार रिवाइज कर रहे हो किसी टॉपिक को, कोई आपको भुला नहीं सकता। और फिर एक बार में, एक सप्ताह बाद में फिर से उसी ऊपर से नजर लगा लो कि भाई ये पढ़ा था मैंने करके। ये एक स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, है ना? तो अभी आप बच्चे हो, आप इसको अगर मेरे साथ में ऐसे लेके चलोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट में भी मजा आएगा। करेक्ट? ओके, डन। होपफुली आप लोग ऐसे ही करने वाले हो। अच्छा चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी मुझे 1 मिनट देती हूँ मैं आपको। 1 मिनट मतलब जितने भी लोग हैं वो एक एक क्वेश्चन बता दो मुझे, क्या क्या पूछा जा सकता है 1 मिनट में। कम से कम भी 5 क्वेश्चन तो आ ही जाने चाहिए मेरे पास में। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, फास्ट। यही का यही रिवीजन, यही का यही टॉपिक, खत्म। खत्म ऐसा नहीं है दिमाग से खत्म। एक भी क्वेश्चन नहीं आया? ओहो, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। पैथोजन का नाम क्या है? वेरी गुड, पैथोजन का नाम आ गया। इंक्यूबेशन पीरियड भी पूछा जा सकता है, टारगेट ऑर्गन भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ में क्या पूछा जा सकता है, इसकी सीवियर ये वाले सिम्टम के साथ में भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है ना? यस, सिम्टम्स पूछ सकते हैं ना इसके बारे में। यस, टारगेट ऑर्गन। तो हमको ये सारे क्या है, याद होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर? ऑल क्लियर और क्लियर, दो चीजें। ऑल क्लियर तो यानी कि समझ आ गया, क्लियर मतलब ब्रेन से साफ, वैनिश, उड़ गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, होपफुली। ओके ओके डियर बच्चों, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की ओर, थोड़े से और फन के साथ में। नेक्स्ट आता है कॉमन कोल्ड। चलो ठीक है, आप में से किसी को आज कॉमन कोल्ड है क्या? कोई एक बताएगा, किसी को कॉमन कोल्ड हो रखा है क्या? नहीं? वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे बड़े हेल्दी है, किसी को कॉमन कोल्ड नहीं है। तो चलो आज बता देते हो, आपको जो जुकाम होता है ना, उसको कॉमन कोल्ड जो आप बोलते हो ना, उसको जो कोज कर रहा है उसका नाम क्या है, राइनो वायरस। कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस। अब कभी कोई बगल में कहेगी यार मुझे जुकाम हो गया, अरे तुझे तो राइनो वायरस ने पकड़ लिया, बोल पाओगे ना? हाँ, रटने की जरूरत ही नहीं है यार, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर आपको कारण नहीं पता है तो फिर मजा नहीं आएगा ना। अरे यार तुझे तो राइनो वायरस से पकड़ा है और अभी राइनाइटिस हो गया है अभी, है ना? तो अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है, तो जो राइनिस, जो हमारे यहाँ की जो सेल्स होती है वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हम उसको राइनाइटिस बोलते हैं। जुकाम को, कॉमन कोल्ड को राइनाइटिस भी बोलते हैं, है ना? तो वो किससे हो रहा है, राइनो वायरस से। अच्छा, अब अपन बोल रहे हैं, इसको मुझे नहीं समझ में आएगा कि कितना टफ होगा, ठीक? और उसके टारगेटेड ऑर्गन कैसे, आप खुद ही बता दो टारगेटेड ऑर्गन कौन सा होगा। आपको तो हुआ ही होगा कॉमन कोल्ड, मुझे तो हर दूसरे महीने हो जाता है। तो कौन कौन सा है टारगेट ऑर्गन? अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक, है ना, थ्रोट, गले तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इसके अफेक्टेड और टारगेटेड ऑर्गन है। ठीक है, अब मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये देखो, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा, क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे, इसके सिम्टम्स में अपन देखें तो नेजल कंजेशन होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है ना?
डिस्चार्ज होगा, नेजल डिस्चार्ज, रुमाल पकड़ के बैठे रहते हो ना, नेजल डिस्चार्ज। अच्छा, सोर थ्रोट होता है, बिल्कुल। थोड़ी सी कैसी हॉर्सनेस वॉइस होने लग जाती है, घोड़े जैसी नहीं होता, ऐसा नहीं, घोड़े जैसी आवाज आएगी थोड़ा सा। वहां पे क्या होगा, हार्श वॉइस हो जाएगी आपकी, है ना। ऐसे ऐसा नहीं कि ही नींद आने लग जाओगे आप, पर आपकी वॉइस क्या हो जाएगी, हार्श हो जाएगी। अच्छा, कफ तो होगा, कब तो होगा, देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने पिछले दिनों को याद कर लो कि मुझे जुकाम हुआ था तो क्या क्या हुआ था। समझ में आया? यस। ओके। तो ये है हमारी कॉमन कोल्ड। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बना लो जल्दी से, एक क्वेश्चन पकड़ लो इसके अंदर कि इसका क्या क्वेश्चन, पॉजिटिव एजेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी गुड। तो पॉजिटिव एजेंट पे एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये कौन सी डिजीज है, बैक्टीरिया से कॉज होती है कि वायरस से कॉज होती है? ऐसा भूलो नहीं, पिछला जो भी पढ़ाया उसको, क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता हो सकता है स्क्रीन पे उस शीट पे ना हो, स्लाइड पे ना हो, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैडम इसमें ना पूछा जा सकता है कि ये कौन से बैक्टीरिया से हुई है या वायरस जनरेट, मतलब कि वायरस वायरस से कॉज करके हुई है या बैक्टीरिया से। करेक्ट। ये वायरसेस नहीं है बेटा, कॉमन कोल्ड जो है वो, एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी, यस यस यस, ये थोड़ा इसको अपन ना वायरस वाले डिजीज में ले लेंगे, ये बैक्टीरियल उसमें आ गई है स्लाइड, उसके लिए थोड़ी सी खेद है मुझे, माफ करोगे क्या? वायरल डिजीज, चलो माफ करो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इसकी स्लाइड थोड़ी सी पीछे ले लेंगे एक जगह पे। ओके, वेरी गुड, बच्चे मुझे माफ कर रहे हैं, और क्या सही है, ठीक है। मतलब यहाँ तक ठीक है, वैसे वो वायरस है, उसको वायरस में पढ़ाएंगे अपन, बैक्टीरिया के बीच में वो थोड़ा सा एंट्री मार गया, कॉमन है ना, आ गया वो बीच में। पर अभी आपको ये भी याद रखना है, वो मैडम ने पढ़ाया था, वो बैक्टीरिया वाला था, वायरस जो है वो कॉमन एंट्री करके कहाँ आ गया, बैक्टीरिया, क्वेश्चन याद। ओहो वेरी गुड, फिर तो आपको क्वेश्चन भी याद रह जाएगा कि राइनो जो राइनाइटिस है या कॉमन कोल्ड है वो क्या है, वायरस था जो मैडम की बैक्टीरिया की डिजीज के बीच में एंट्री ले लिया। करेक्ट। यस। ओके। नेक्स्ट देखो, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट क्या है डिप्थीरिया का, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई, ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई। इसके बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड अपन को देखना है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो, 2 से 6 दिन। कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, 2 to 6 डेज। अच्छा, इससे पहले अपन ने किसका पढ़ा था, निमोनिया का। निमोनिया कितना था, कोई आंसर करो, जल्दी करो, निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड बता दो, निमोनिया का इंक्यूबेशन। हाँ, सामने वाली स्लाइड में तो सब जल्दी बता देते हैं ना, अभी मैंने बोला यार, ये निमोनिया आप लोगों से फास्ट नहीं रहना चाहिए। निमोनिया, ओहो निमोनिया तो फास्ट है, 21 दिन कैसे बेटा, अरे 1 to 3 डेज, इतना जल्दी निमोनिया आपको सिम्टम डाल रहा है, यू एंट्री और 48 घंटे 72 घंटे में सिम्टम, वेरी गुड, भूलो नहीं। फिर उसके बाद में आता है इंक्यूबेशन पीरियड पे डिप्थीरिया, कितना आता है, 2 to 6 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम, ड्रॉपलेट और नेजल सिक्रेशन। क्वेश्चन, ड्रॉपलेट एंड नेजल सिक्रेशन। ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होगा, इसमें जो ऑर्गन अफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारी ग्लूकोजा होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वहां जाके ये लॉज करेगा, है ना। यार तुम किसी को किस विस करते हैं कोई बच्चा, ठीक है, तो वहां से जा पाएगा क्या ये, सिक्रेशन और डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है उसको, या फिर जैसे छोटा सा बच्चा है, ठीक है, आप इन्फेक्टेड हो, जाके उसकी गाल पे किस करके आ गए हो, तो उसको डिप्थीरिया हो जाएगा अगर आप इन्फेक्टेड हो, क्योंकि आपके वो जो म्यूकोसा से सिक्रेट होकर के वो कहाँ जाएगा, उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है अपन को। नेक्स्ट आता है सिम्टम। सिम्टम क्या होंगे, फीवर होगा, देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, तो सोर थ्रोट तो होना बनता ही बनता है, खराश तो आएगी ही आएगी गले के अंदर, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी होगी ही होगी। दिखती बात है, ग्लूकोजा के अंदर कोई बैक्टीरिया नंबर बढ़ाएगा आपके, तो वहां पे क्या होगा,
इतना सारा बैक्टीरिया है तो ब्लॉक कॉज करेगा कि नहीं करेगा आपकी ट्रैक्ट के अंदर वो? यस, ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करेगा तो दिखती बात है आपको सांस लेने में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी होगी कि नहीं होगी? बता दो यार। होगी होगी, है ना? तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके यहाँ तक। अब जैसे कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही मैं बताऊंगी, आप इसको ब्रेन में ऐसा करो, जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से छाप लो। इसका एक क्लासिकल टेस्ट है जिसका नाम होता है शिक टेस्ट। किया जाता है किसके डायग्नोसिस में? डिप्थीरिया के डायग्नोसिस में शिक टेस्ट एक क्लासिकल टेस्ट है जो किया जाता है। उसे इसको याद रख लो, छाप लो, मोटा मोटा दिमाग में घुसा लो, है ना? ये शिक टेस्ट एक टेस्ट है जो डिप्थीरिया में करते हैं हम। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डिप्थीरिया, इसमें क्या होता है? डिप करते हैं, एक स्ट्रिप्स होती है ना, उसको डिप करते हैं। चलो थोड़ा सा मैं टेस्ट के बारे में बताऊंगी, पर आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों बता रही हूँ। एक प्रोसेस याद करने की, इसमें क्या होता है? स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? डिप करते हैं किसी भी उसके पर्टिकुलर किसमें? एंटीजन में। तो उससे हमको जो भी उसका रेडियंस बनते हैं उससे उसका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो स्टिक टेस्ट है। क्या है? एक स्टिक टेस्ट है। स्टिक टेस्ट है, डिप करने से आता है। कैसे आता है? डिप करने से। तो डिप का डी ले लो, ये डिप का डिप, डिप ले लूं, ठीक है, और स्टिक का स्टिक ले लूं, और मेरे पास में आंसर आ जाएगा अपने क्वेश्चंस का कि डिप्थीरिया का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? डिप शिक, ओके, शिक टेस्ट। होपफुली याद रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं अब ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस देखो बहुत अच्छी डिजीज है ना? मध्य प्रदेश से कौन कौन लोग है बताओ जल्दी। मध्य प्रदेश से कौन कौन से लोग हैं? कोई भी नहीं है मध्य प्रदेश से? नो, नो, ओके, कोई बात नहीं। वैसे मैं सर नहीं हूँ, मैडम हूँ। नो सर, ओके। तो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो, अच्छा, मध्य प्रदेश में ना थोड़ा सा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने नाम लिया ट्यूबरक्लोसिस का। वैसे बहुत सारी जगह पे मिलता है, जहाँ पे भी ओवर क्राउडेड एरिया होता है वहां पे हमको ये देखने को मिलता है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन बनाओ, कौन सी डिजीज है ये? कौन सी डिजीज है ये? अरे सॉरी, नहीं, इट्स ओके, कोई ना, मैडम सर चलेगा। कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल और वायरल? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बैक्टीरियल क्वेश्चन है और उसका आंसर आपके पास खुद ब खुद है। पॉजिटिव एजेंट का नाम देख लो जल्दी से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उसके कारण में ही उसका बीमारी का नाम पता है। माइकोबैक्टीरियम करके जो ट्यूबरकुलोसिस है वो टीबी कोज करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लो, 2 to 10 वीक्स। कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा बुढ़ा टाइप का होता है, उसको बहुत टाइम लगता है आपके अंदर शरीर में सिम्टम शो करने के लिए, 2.5 महीने लग जाते हैं इसको, ठीक है। तो कितना? 2 से 10 वीक, 14 दिन से 2.5 मतलब एक तरीके से 2.5 महीना। इतना धीरे स्लोली स्लोली वो आपकी बॉडी में ग्रेजुअली ग्रोथ करेगा। लेकिन द मोमेंट आपकी बॉडी के अंदर उसने ग्रोथ कर ली, फिर आपको सीवियर सिम्टम शो करना शुरू कर देगा। तो ये है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। क्योरेबल है टीबी, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो 2 to 10 वीक्स, 2 to 10 वीक्स। अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे? मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस हमने देखा होगा बूढ़े लोगों को। थोड़ा सा इमेजिन करो कि बूढ़े लोगों में हमने सुना कि फलाना की दादाजी को ना ट्यूबरक्लोसिस हो गया, है ना? तो आप थोड़ा सा वहां से अपने दिमाग में रखना कि जैसे बूढ़े लोगों को हुआ वैसे इसका जो टाइम ड्यूरेशन है सिम्टम प्रोड्यूस का वो भी थोड़ा धीरे धीरे ही होगा। तो कितना है? लगभग 2.5 महीना। पर 2.5 महीना ऐसा नहीं है, किसी में 2 सप्ताह में भी प्रोड्यूस कर देगा, किसी में 2.5 महीने तक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड इसके अंदर। हाँ, वेरी गुड।
नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें जितना भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बोलो या मोड ऑफ, वो क्या थे? ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्टेड म्यूकोजा होता है उससे जो सिक्रेशन होता है वो ड्रॉपलेट्स बनके के बाहर आता है। लेकिन यहाँ क्या बाहर आएगा? स्पूटम। कहाँ से? ये स्पूटम कहाँ? जो भी टॉक्सिन्स, पहला इसमें देखो, जो भी टॉक्सिन्स इसमें लंग्स में बने और वहां जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एज ए स्पूटम बना, वो लंग्स से बाहर आएगा। तो वो जब खांसेगा तो सीधा उसके लंग्स में जो भी स्पूटम भरा होगा, सिक्रेशन भरा होगा, वो कहाँ होएगा? बॉडी के बाहर। तो इसके अंदर अपन देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन का स्पूटम जो है उससे अपन कांटेक्ट में आ गए तो उससे क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? स्पूटम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन, जैसा मैंने बोला, लंग्स, लंग्स में गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने किया क्या? वहां पे जाके कॉलोनी बनाई और वो वहां पे क्या कर रहा है? सिक्रेशंस करवा रहा है, स्पूटम बना रहा है ना, और वो स्पूटम बनता है, बाहर आता है और दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड करता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आता है सिम्टम। क्लासिकल सिम्टम है इसका ये वाला, स्पूटम कॉज करता है ये, याद रखना। क्यों? क्योंकि इस स्पूटम से ही इसका एक टेस्ट लगने वाला है। इसको बोलते हैं डायग्नोसिस में स्पूटम कल्चर करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये इसका सिम्टम है। बाकी कफ होगा। अच्छा, चेस्ट पेन क्यों होगा? थोड़ा सा मुझे बताओगे चेस्ट पेन क्यों होगा? जल्दी जल्दी, 30 सेकेंड में कोई मुझे बता सकता है? थोड़ा सा देखो कि वो कहाँ पे जाके लॉस हो रहा है। तो चेस्ट पेन क्यों होगा? चेस्ट पेन क्यों होगा? चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। 30 सेकेंड में से 15 सेकेंड बचे हैं मेरे बच्चों। नहीं बेटा, खांसी तो आएगी पर वो क्यों आएगी? क्योंकि आपका चेस्ट, आपके चेस्ट में क्या है? लंग्स। लंग्स यानी कि जो आपके लंग्स है उसमें जाकर के उसने क्या कॉलोनी बनाई और बहुत संख्या में बढ़ेगा। वहां पे बहुत सारा फ्लूइड एंड टॉक्सिन इकट्ठे होंगे। आपका चेस्ट भारी भारी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो उससे क्या होगा? आपको चेस्ट पेन होगा, हैवीनेस फील होगी उस समय। और उस हैवीनेस को कम करने के लिए क्या होगा? आपको कफिंग आएगी। और जब कफ आएगा तो वो जो स्पुटम भरा हुआ है वो आपकी शरीर से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से और समटाइम कई बार मुंह से, अभी ये नेजल से नहीं आ रहा है, नेजल से तो सिक्रेशन आएंगे, लेकिन मुंह से स्पुटम निकलता है। स्पुटम नाक से निकलता है क्या? नहीं। स्पुटम कहाँ से आएगा? थ्रू द फेरिंग्स। वो कहाँ से? मुंह से बाहर आएगा। समझ में आया? क्योंकि इतना बड़ा नहीं है नेजल पासेस, उसके लिए स्पुटम को बाहर निकलने के लिए वो फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ से बाहर आएगा? मुंह से बाहर। करेक्ट? तो ये होता है इसके चेस्ट पेन का कारण। ओके, अब इसके अंदर आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। कैसे कंफर्म करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के अंदर? तो मैंने बोला ये इसका क्लासिकल है साइन, तो फिर उसके लिए हम स्पुटम कल्चर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? स्पुटम को, पेशेंट के स्पुटम को लेके और उसको लैब में भेजेंगे और वहां पे वो अपने एंटीजेंस के साथ उसका टेस्ट करेंगे और उसके बाद में हमें बताएंगे कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। लेकिन और भी कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? एक्सरे। ठीक है, कौन सा टेस्ट कंफर्मेटरी कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सरे करेंगे उस व्यक्ति का। कौन सा एक्सरे? सिर का एक्सरे करेंगे क्या? ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में अपन सर का तो एक्सरे नहीं कर लेंगे ना, चेस्ट का ही करेंगे, है ना? वेरी गुड, तो चेस्ट का एक्सरे करेंगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो बीसीजी का वैक्सीन लगता है बेटा बचपन में अपन सबके। ठीक है, उसका कारण क्या होता है उसको लगाने का? ताकि कभी हमको ट्यूबरक्लोसिस ना हो। एक बम्प बन जाता है, आपने हर किसी के हाथ में देखा होगा यहाँ पे, है ना? देखते हैं ना अपन, एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड पे इसकी मोस्ट कॉमन, बीसीजी की मोस्ट कॉमन साइड कौन सी है? लेफ्ट आर्म के ऊपर, लेफ्ट आर्म के ऊपर। तो यहाँ पर अपन निशान देखते हैं लोगों के, यस और नो? वो क्या है? बीसीजी का वैक्सीन लगा हुआ है, वो शो हो जाएगा उससे। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो किसके लिए लगता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है।
ठीक है। बैसिलस टारगेटिंग गुरिन करके इसकी फुल फॉर्म है, वो इसके जो भी जो फाउंडर थे उनके नाम से ये बीसीजी वैक्सीन बनाया गया, जिसने ये वैक्सीन बनाया। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक एंटी टेस्ट और होता है। देखो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेना। मलेरिया टेस्ट मत करके आ जाना, कभी कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि मलेरिया के फाइंड आउट में कौन सा टेस्ट किया जाता है, आप बच्चे मेरे समझदार जाके बोल दो एमटी टेस्ट, कॉन्टेक्ट टेस्ट, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी आता है ये कई बार, एमटी टेस्ट। तो यहाँ पे कोई ऐसा बोले मलेरिया टेस्ट में कौन सा टेस्ट लगाया जाता है मलेरिया के टेस्ट में और उसमें एमटी लिखा हुआ है, प्लीज राइट मत करके आ जाना उसको, क्योंकि वो किसके लिए यूज होता है, ट्यूबरक्लोसिस में। और ट्यूबरक्लोसिस में भी किसके लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी ये जो होता है सस्पेक्ट करने के लिए होता है कि इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो एक स्किन टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉन्टेक टेस्ट, एक स्किन टेस्ट होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन बनाओ इस पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत आई हो तो बताओ जल्दी से। यस, किसी को समझ में नहीं आया? 1 मिनट फॉर क्वेश्चन, 1 मिनट फॉर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस वायरल डिजीज है, ऐसा कोई आकर आपको आकर के बताएगा तो आप क्या बोलोगे, यस और नो? ट्यूबरक्लोसिस वायरल डिजीज है, कोई आपको बोले वेरी गुड, नो नो, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरिया। अरे आपको तो बैक्टीरिया का नाम भी पता है, कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, वेरी गुड। यहां तक ऑल क्लियर? ऑल क्लियर और क्लियर डिसाइड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है टिटनस और लोक जार डिजीज। ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट इसका देखो कौन है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। देखो नाम में ही क्या है, टिटेनी, तो टिटेनी से क्या हो गया, टिटनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 से 21 दिन, 3 to 21 days, 3 से 21 दिन लग गया टिटेनी को। अब देखो टिटेनी का 3, T से 3, अब 3 दिन और 21 दिन का मतलब क्या हो गया, 3 वीक। याद रहेगा ऐसे, यस और नो, याद रहेगा? अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिया, याद रहेगा टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड? टिटेनी का 3 ले लेना, टी टी को उठाना, टी को 3 करना और दोनों तरफ 3 3, ये तो 3 दिन है और ये 3 सप्ताह है, करेक्ट। 3 दिन से 3 सप्ताह टीटेनस, दो दो हो गया ना, इसमें टीटे टीटे ऐसे समझ लो, टीटे। ओके, छोटा बड़ा दिन और सप्ताह, समझ में आया? आंख बंद करके अगर कोई पूछे कि यार टिटनस का यार मुझे नहीं पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या, कई बार मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो आप लोग बता पाओगे? यस, ओके ओके। देन उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थ्रो वुंड। क्या होता है, कहीं अपन को गिर गए, चोट लग गई, इसमें क्या होता है, मोस्टली ये होता है मिट्टी विट्टी में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो सोइल में सोर्स होता है इसका, सोइल हो गया, ठीक है, या फिर अपन देखते हैं ना कि जंग लगा हुआ कोई भी यूटेंसिल हो गया, बर्तन हो गया, कील हो गई, है ना, उन सब में क्या होता है, टिटनेस का बैक्टीरिया अवेलेबल होता है। तो उस केस में अपन तो कहते नहीं है किसी की कील चुभ गई यार भाई, 72 घंटे में क्या करना है, इसको टीटी का इंजेक्शन लगवा दो। यस, कोई मिट्टी में गिर गया है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, चोट आ गई उसके बहुत सारी, है ना, तो पहले क्या बोलते हैं, जितना जल्दी 72 घंटे के अंदर अंदर 3 दिन में इसको क्या करवा दो, टीटी, वरना क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है अफेक्टेड ऑर्गन, तो इसमें अफेक्टेड ऑर्गन आते हैं लंग्स, बोन एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे, मस्कुलर स्पाज्म एंड पैरालिसिस। देखो कई बार क्या होता है, टिटनेस का जब पेशेंट होता है ना, उसकी पूरी मसल जो होती है वो हार्ड हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है, मतलब कि वो ऐसा लगता है आपको कि उसका कुछ भी उसकी इलास्टिसिटी उसके अंदर नहीं होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मसल्स की
स्पाज्म हो जाती है और साथ साथ में पैरालिसिस। कई बार क्या होता है कि पूरी बॉडी ही इसकी पैरालाइज होगी, या फिर कोई आधी बॉडी पैरालाइज, या फिर एक पैर पैरालाइज, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट? तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, अदर देन पॉजिटिव इंक्यूबेशन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक क्लासिकल क्वेश्चन बन रहा है, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? कोई आपसे बोले कि लॉक एंड जॉ डिजीज कौन से बैक्टीरिया से होती है, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? लॉक एंड जो, अच्छा इसको लॉक एंड जो क्यों कहते हैं, पहले ये भी बहुत समझना है। किसी कोई बताएगा मुझे लॉक एंड जो? मैंने ये वाला सिम्टम एक्सप्लेन किया है, इसके आधार पर मुझे कोई बताएगा लॉक एंड जो क्यों बोलेंगे? देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी नाम बिना किसी कारण के नहीं दिया जाता, ठीक है ना? तो उस केस में अगर हम रिलेट कर पाते हैं ना, तो उसको फिर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, मैंने यहाँ बोला स्पाज्म होता है, अब यह उसकी ये वाली मसल्स है, ठीक है, और उसकी स्पाज्म हो गया, खिंचाव आ गया, तो उसका जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम लॉक हो जाएगा। इलास्टिसिटी क्या होगी उसकी? इलास्टिसिटी क्या होगी उसकी? खत्म। तो जो उसका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसकी जो, अगर जैसे उसने बंद किया तो उसकी जो पूरा का पूरा मुंह है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, उसकी मसल स्पाज्म कर गई है। ठीक है, तो उसका मुंह क्या होगा, एकदम से जैसे दांत अपन क्या करते हैं ना, पूरे क्लोज कर लेते हैं ना, वैसा हो जाता है। इसीलिए अपन इसको क्यों बोलते हैं लॉक एंड जॉ डिजीज? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ओरल मसल्स होती है उसमें स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, तो वो खुलता ही नहीं है, तो उसका जो जो क्या होता है, लॉक, ताला लग गया। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लॉक एंड जॉ डिजीज बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि इसमें से किसी भी क्वेश्चन का मेरे बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। दे दोगे ना? कुछ भी आ जाए। कई बार कुछ चीजें हमें हमारे टॉपिक से इधर उधर थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐसा वैसा भी आएगा, पर आपको डरना नहीं है। आपको हमेशा रिलेशनशिप के साथ में पढ़ाई करनी होती है, कि रिलेट करना होता है। ये हुआ होगा तो वो बताया होगा मैडम ने, तो इस अब मैं अगर इसको नहीं भी बताती ना लोक एंड जा, तो आपको ये देखना ना, अब आपको ये अगर आता है कि मसल स्पाज्म क्या होता है, तो आप रिलेट करके वो आंसर कर पाओगे। करेक्ट है ना? करेक्ट? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अब क्वेश्चंस। वेरी गुड, ये थोड़ा सा फेवरेट पार्ट होता है मेरा। तो अब मुझे इसका आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, कौन से पॉजिटिव एजेंट क्या है टाइफाइड का? आंसर आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, जल्दी जल्दी बताओ, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय ऑप्शन। ओके, अरे यार एक ही जने का आंसर कैसे आ रहा है? हम्म, जल्दी बताओ। वेरी गुड, साल्मोनेला टाइफी, बी इज राइट आंसर फॉर द टाइफॉइड कोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, विच टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया? कुछ याद आया? कुछ याद आया मैंने क्या कहा था? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, डिप्थीरिया का, डिप्थीरिया का। अरे मेरे बच्चों, इतना प्यार से मैंने आपको डुबकी लगाई थी। हम्म, जल्दी बताओ कुछ तो। ये कुछ स्टिक टेस्ट, डिप का मैंने डिप लिया था, स्टिक का मैंने स्टिक लिया था। स्टिक टेस्ट बोला था ना, विडाल नहीं, स्टिक टेस्ट इन डिप। डिप क्या करेंगे, स्टिक, और स्टिक से क्या बनता है, स्टिक टेस्ट। याद करना है हमें इस तरीके से, है ना? आंसर गलत नहीं करो, ठीक है? थोड़ा सा फोकस करो मेरी बात को, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो रिकॉल करो, है ना?
ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, मैं क्या आगे मैं चाबी दे देती हूँ आपको। जल्दी आंसर करो, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, कोई बोल रहा है सी आंसर। देखो राइट आंसर बाद में बताऊंगी किसी ने सी क्यों आंसर किया है। कुछ कहानी सुनाई थी मैंने ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बूढ़े लोगों का धीरे धीरे होना, टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम लगता है ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को सिम्टम दिखाने के अंदर। तो बड़े आसान से 2.5 महीना, कभी 2 वीक्स और कभी 2.5 महीना, ये राइट आंसर। देखो बच्चों, एक्सप्लेनेशन बात ऐसी है कि ये सब चीजें पिन पॉइंट टाइप की चीजें होती है, लेकिन आपको उस समय आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, डिप्थीरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, diphtheria is characterized by A. Suffocation, hydrophobia, dehydration और gum bleeding. Fast. कहाँ इसका बताया था अपन ने? टारगेट ऑर्गन। बताओ क्या कोर्स करेगा ये? हाइड्रोफोबिया तो मैंने कहीं नाम भी नहीं लिया, है ना? हाइड्रोफोबिया तो मैंने कहीं नाम भी नहीं लिया। और बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, इसमें वो लंग्स में लॉस करता है, सफोकेशन कोज करेगा। ठीक है, क्या कोज करेगा? सफोकेशन कोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? कौन सी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया की द्वारा कॉज होती है? मीजल्स, एचआईवी, टिटनस और मलेरिया। जल्दी बताओ कौन सा है बैक्टीरिया पॉजिटिव डिजीज, कौन सी है इसमें से? मीजल्स, एचआईवी, मलेरिया और टिटनस। वेरी गुड, डी। बाकी ये सब क्या है? दोनों वायरस से है और बाकी ये जो है वो प्रोटोजोआ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। तो यहां तक क्लियर है। अपन फिर नेक्स्ट इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, एक आने से पहले मेरी क्लास में पूरा अच्छे से रिवाइज करोगे, तो वो थर्ड रिवीजन होगा आपका। और फिर आप वापस क्या करोगे, प्री टेस्ट दोगे कल में, रिकेप में, एंड देन उसके बाद में हम आगे की टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल। क्लास का टाइम कल आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी पहले, 1 घंटा पहले। ठीक है, ओके। तो अगेन थैंक यू, ओके।